दास फलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 10वां इकाई, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। इससे पहले वाले क्लास में हमने जो भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, उसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि देखे थे, जिसमें हम लोग SN1 और SN2 को देखे थे। उसके अलावा विलोपन अभिक्रिया देखे थे। विलोपन में हम लोग सैडजेप नियम क्या है, विलोपन अभिक्रिया क्या है, E1 E2 क्या होता है, ये सब चीज़ देखे थे। अब आगे हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लोग 4-5 भागों में बांटे हैं। उसमें से तीसरा भाग को देखते हैं। और ये जो तीसरा भाग है वो है धातुओं के साथ क्रिया, है ना। धातु आप जानते हैं, जनरली धातु S ब्लॉक से लिया जाता है, वही ज़्यादा क्रियाशील होता है। बाकी धातु को भी ले सकते हैं, बट S ब्लॉक ज़्यादा अच्छा रहता है ना। बट इसमें D ब्लॉक के भी तत्वों को ले सकते हैं। इसमें धातुओं के साथ क्रिया में पहला पॉइंट दिया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, है ना। और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, हमारा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, जितना भी नेमिंग रिएक्शन है लगभग वो इम्पोर्टेंट ही है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है, और जिसका नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये जो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होता क्या है, देखो थ्योरी आप अपने से बनाना, ठीक है। उसमें अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एल्किल हाइलाइट पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक ले लेते हैं एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, एल्किल आयोडाइड कहते हैं। इस एल्किल आयोडाइड के हम 2 अणु लेते हैं, बट उसको हम अलग अलग तरीक़ा से लेते हैं। और इसको हम लोग जिंक धातु के साथ क्या करते हैं, इस तरीक़ा से क्रिया करा देते हैं। किसके साथ, जिंक धातु के साथ, है ना। जिंक एक हमारा धातु होता है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, 2 IR लेते हैं, मतलब RI लेते हैं। इसको बोलते हैं एल्किल आयोडाइड। क्या बोलते हैं इसको, एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड के 2 अणु ले लिए, एक अणु ये और एक अणु ये। अब इस एल्किल आयोडाइड के दोनों अणु को हम जिंक धातु के साथ क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं। तो आप जानते हैं ये हमारा माइनस चार्ज होता है, ये माइनस होता है, ये कैसा होता है, प्लस होता है। तो इस कारण से यहाँ से क्या हो जाता है, ये दोनों आपका प्लस माइनस के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो क्या बना लेता है हमारा, ZnI2 हो जाता है। और क्या बच गया, ये दोनों निकल जाता है, तो यहाँ से क्या मिलता है हमको, R और R मिल जाता है। और R मतलब 2 एल्किल समूह को जोड़ते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, एल्केन हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं, जब एल्किल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स को जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर, ड्राई ईथर बोलते हैं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, आपका फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाता है। बस ऐसे लिखना है कि एल्किल आयोडाइड के 2 अणु को जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। अब R के जगह जो रखना है आप रख सकते हैं भाई, जैसे CH3 रखना है रख दो, I है तो I रहेगा, Zn तो Zn ही रहेगा, इधर I है ना, इधर फिर से क्या रख देते हैं, CH3 रख देते हैं। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है। ये सब किसकी उपस्थिति में होता है भाई, ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है। तो क्या निकल गया हमारा, ZnI2, है ना, जिसको जिंक आयोडाइड बोलते हैं। और इधर क्या बचा है, CH3 और CH3। आप जानते हो जिसमें सिंगल बॉन्ड बनता है उसको N लगाते हैं, और 2 कार्बन होता है तो उसको एथ बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाता है, आपका एथेन हो जाता है। ये कौन सा नाम है हमारा, एथेन हो जाता है। तो ये हो गया एथ, तो एथ N हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको क्या कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है। तो जब हम एल्किल आयोडाइड को जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो उस स्थिति में एल्केन प्राप्त होता है। इसे हम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहा जाता है। अब R के जगह जो भी मान रख के आप चाहेंगे तो बहुत सारा आप क्या कर सकते हैं, इधर और समीकरण लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रैंकलैंड अभिक्रिया A नंबर का। ठीक है, B नंबर इसमें दिया है, वो है ऊर्ज अभिक्रिया। ये हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। ऊर्ज अभिक्रिया में क्या करते हैं, खाली हमको जिंक धातु को क्या करना है, चेंज करना है, और बाकी ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाता है R, और ये हम लोग ले लिए X। ठीक है, और साथ में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम धातु ले लेते हैं, और एक और X और क्या लेते हैं, R। मतलब एल्किल हैलाइड के हम लोग कितना ले लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल से ले लेते हैं, है ना। 2 मॉलिक्यूल से ले लिए एल्किल हैलाइड के। अब जानते हैं सोडियम धन आयन होता है, और ये ऋण आयन होता है, ये ऋण आयन होता है। आंशिक रूप से रहता है बट होता तो है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, निकल जाता है। क्योंकि सोडियम के संयोजकता 1 होता है और ये लोग 2 हैं, तो इसलिए सामने में 2 लगा देते हैं। तो इस तरीक़े से क्या हो जाता है आपका 2Na
और ये आपका क्या हो जाता है, एक्स जो है बाहर निकल जाता है। तो फिर से हमको क्या प्राप्त हो गया, आर और आर प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एल्केन कहते हैं। तो यहाँ से भी क्या बन जाता है हमारा, एल्केन ही क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। और ये भी किसकी उपस्थिति में होता है, डाई ईथर की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, एल्किल जो हमारा क्या होता है, हैलाइड होता है। एल्किल हैलाइड की कितने अणु को, 2 अणु को अगर हम क्या करते हैं, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब आर के जगह फिर से पहले जैसा CH3 ले लेते हैं, यहाँ पर Cl ले लेते हैं, यहाँ पर 2N तो रहेगा ही, यहाँ पर फिर X के जगह Cl ले लिए और इसके जगह CH3 करते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, आपका 2NaCl क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है भाई। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, Na और Cl आपका बाहर निकल जाएगा, चूँकि 2 है तो 2 निकलेगा, तो 2NaCl हो जाता है। तो बच गया क्या आपका CH3 और CH3, फिर से सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाता है, और 2 कार्बन है तो एथ हो जाता है। तो फिर से हमको क्या हो जाता है, एथेन प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप ऊर्ज अभिक्रिया को बता सकते हैं कि ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है। तो जब एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमको एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। आप चाहेंगे तो आर के मान रख करके और भी समीकरण बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऊर्ज अभिक्रिया। तो आपका जो क्या बोलते हैं, धातुओं के साथ क्रिया में हम लोग 2 देख लिए। थर्ड नंबर हमको देखना है, वो है कार्बधात्विक यौगिक का निर्माण। कार्बधात्विक यौगिक क्या होता है, तो जब एल्किल हैलाइड किसी धातु के साथ, मेटल जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको मेटल बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा, मेटल है। तो मेटल के साथ जब क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके जो भी यौगिक बनाता है ना, या उसके साथ मिल करके जो भी यौगिक बनाता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बधात्विक क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। तो ये जो बना यौगिक क्या कहलाएगा आपका, कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि यदि हमारा जो एल्किल हैलाइड होता है, इस एल्किल हैलाइड को, किसको भाई, हमारा एल्किल हैलाइड को किसके साथ, ये धातु के साथ क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं। जो भी ड्राई ईथर होता है, इस ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो ये जो धातु होता है एल्किल हैलाइड के बीच में जुड़ करके इस प्रकार से एक यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं। तो जब एल्किल हैलाइड को धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो धातु जो है एल्किल हैलाइड के साथ मिल करके क्या करता है, एक यौगिक देता है, जिस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। इस यौगिक के कुछ उदाहरण आपके इधर बनाने के लिए दिया गया है, जिसमें हम पहला उदाहरण तो यहीं पर एक क्या कर सकते हैं, इसका पहला नंबर लिख सकते हैं, और वो है जिंक एल्किल का, है ना, निर्माण करना, या एल्किल जिंक का निर्माण करना। जिंक एल्किल लिख देता हूँ मैं, है ना, जिंक एल्किल का निर्माण करना, एल्किल का यहाँ पर निर्माण दिया गया है, ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो जिंक एल्किल का निर्माण करते हैं, मतलब एल्किल हैलाइड के साथ क्या करते हैं हम लोग, जिंक को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं R और X लेते हैं, और इस RX को हम जिंक धातु के साथ क्या करते हैं, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया करा देते हैं तो यहाँ पर इसका मात्रा 2 लेकर के पहले तो क्या निकाल देते हैं, ZnX2 निकाल देते हैं। और उस स्थिति में Zn को भी कितना बार लेते हैं हम लोग भाई, 2 बार ले लेते हैं ना। इसको हम लोग कितना बार लिए, 2 बार ले लिए, ठीक। तो Zn में से एक Zn 2x के साथ निकल जाता है, कितना बच जाता है हमारा, 2R, जो इधर आके आपका क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और इस प्रकार से Zn उसके साथ जुड़ जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एल्किल जिंक के नाम से जाना जाता है। डाई एल्किल क्या बोलते हैं, इसको जिंक कहते हैं, ठीक है, डाई एल्किल जिंक कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से डाई एल्किल क्या हो जाता है, जिंक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। क्योंकि 2 बार है तो डाई एल्किल बोलेंगे, और Zn है तो जिंक बोलते हैं। अब R के जगह जो रखना है रख सकते हो, CH3, और ये हो जाएगा X की जगह मान लो आप Br रख दिए, तो ये Br हो जाएगा। 2 ठो लेंगे Zn, 2 क्या लेंगे, 2 अणु Zn का लेंगे, और इसको अगर हम ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे, तो ये हो जाएगा आपका CH3 कोष्टक बंद
H2 हो जाता है और ये हो जाता है Zn, और ये Zn क्या होता है आपका Cl2 क्या हो जाता है, Cl2 बोलता हूँ, Br लिए हैं तो Br2 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं कि हमारा जो जिंक धातु होता है वो एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, हमारा यौगिक बना रहा है। तो ये जो यौगिक होता है वो कार्ब धात्विक यौगिक को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से इसको बना सकते हैं भाई। दूसरा नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम गिगनार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं, है ना। गिगनार्ड अभिकर्मक का बनना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको क्या लेना है, एल्किल हैलाइड लेना है और आपको मैग्नीशियम धातु आपने लैब में देखा होगा, है ना, मैग्नीशियम का फीता होता है। तो मैग्नीशियम धातु जो होता है इसके साथ जब क्या कर देते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा देते हैं, शुष्क ईथर, तो ये जो मैग्नीशियम धातु होता है यहाँ पर आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये Rmg और क्या लिखते हैं, इसको X से लिखते हैं, और यही आपका क्या कहलाता है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, जिसको रिएजेंट बोलते हैं, रिएजेंट, है ना, कहलाता है। और ये क्या कहलाता है भाई हमारा, ये तो एल्किल हैलाइड है, ये हमारा एल्किल हैलाइड होता है। तो जब एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एक हमको कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त होता है, जिसे Rmgx कहते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, अब R के जगह जो भी रखना है आप मान रख सकते हैं भाई। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, CH3CH2, बड़ा भी नहीं लेना है उतना, काहे को टेंशन लेना। ठीक है, चाहेंगे तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, कितना बड़ा भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ड्राई ईथर होता है तो कुछ थोड़ी करना है, हमको बीच में जोड़ना है। तो CH3CH2 यहाँ पर हो जाएगा आपका Mg, और इधर आपका क्या हो जाएगा, अच्छा एक तो हम लोग इसमें लिए ही नहीं है हैलाइड को, तो हैलाइड भी ले लेते हैं भाई, CH3CH2, और ये हमारा Br हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, Br। इसको बोलते हैं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। CH2 है तो एथिल बोलते हैं, Mg को बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एथिल, है ना, ब्रोमाइड बोलते हैं इसको, ब्रोमाइड, ये एथिल ब्रोमाइड है हमारा। और ये हमारा क्या होता है, जब मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो ये हमारा क्या होता है, हमारा ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या हो जाता है, आपका एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं, रिएजेंट कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को बता सकते हैं, बताया जा सकता है। और ये एक बार आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है भाई। ठीक, ओके, चलिए हम अब आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। आगे हमारा दिया है वो है हमारा लेड एल्किल का बनना। किसका बनना, लेड एल्किल का बनना। लेड एल्किल का बनना कैसे होता है, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। लेड एल्किल का बनना भी पहले जैसा होता है। मान लो हम लोग ले लेते हैं C2H5 और यहाँ पर ले लेते हैं Cl, ठीक है, और इसको हम जो है सोडियम और लेड के साथ क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं। तो ये आपका हो जाता है Pb, और साथ में ले लेते हैं हम लोग सोडियम। तो ये लगभग इसका कितना मात्रा लेते हैं, 4 मात्रा लेते हैं, और 4 मात्रा लेने के पश्चात इसमें से कुछ चीज़ों को उड़ा देते हैं। तो ये आपका क्या बन जाता है, आपका एक तो बन जाता है आपका C2H5 कोष्टक बंद करके 4 करते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, Pb क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा C2H5, और ये कितना हो जाता है हमारा 4 कर देते हैं 4, और ये क्या हो जाता है आपका Pb हो जाता है। तो इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड, है ना, क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा एथाइल, क्या बोलते हैं इसको, लेड कहा जाता है, टेट्रा एथाइल लेड कहते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है आपका लगभग 4 ठो, तो यहाँ पर 4 करेंगे तो 4 सोडियम क्लोराइड निकल जाता है, क्योंकि NaCl, क्योंकि Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, और आपका 4 क्या हो जाता है, आपका लेड इस प्रकार से अलग से निकल जाता है। तो ये हमारा यौगिक क्या कहलाता है, आपका कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप कार्बधात्विक यौगिक के 2-3 उदाहरण क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें से आपका ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता है वो ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट होता है। तो वो तो हो गया आपका जो है आपका धातुओं के साथ क्रिया, किसके साथ भाई, धातुओं के साथ क्रिया।
आगे इसी में एक चौथा नंबर आपका दिया है आपके बुक में, अपचयन। कौन सा दिया है हमारा? अपचयन। ये यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अपचयन। अपचयन मतलब जनरली हाइड्रोजन का जोड़ना होता है ना। और किस में हाइड्रोजन को जोड़ेंगे हम लोग? एल्किल हैलाइड में। तो अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना ही होता है। ये हम लोग क्या ले लेते हैं? आर और क्या लेते हैं? एक्स ले लेते हैं। आर और क्या लेते हैं हम लोग? एक्स, आर एक्स लेते हैं। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं भाई? ले लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जब इसका अपचयन कराते हैं किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मान लो यहाँ निकिल उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में क्या करते हैं? अपचयन कराते हैं। तो ये हाइड्रोजन दो भागों में टूटता है और इसमें विषमांश विदलन होता है। मतलब ये टूट जाता है और विषमांश विदलन की वजह से एक में प्लस चार्ज है और एक में माइनस चार्ज आ जाता है। और इसमें क्या रहता है? एक में माइनस होता है और एक में क्या होता है? प्लस होता है। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस उसके प्लस के साथ निकल जाता है। तो ये क्या निकल जाता है हमारा? आर, और आर के साथ निकल जाता है आपका एच, और एक क्या निकल जाता है आपका? एच और एक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन कहा जाता है। ठीक है। अब आर के जगह हम क्या करते हैं? CH3 और CH2 रख देते हैं और इसके जगह Br रख देते हैं। तो ये क्या होता है? ये तो H2 ही रहेगा। ये दो की दो भागों में टूटता है, हमारा केमिस्ट्री का रूल है, प्लस और माइनस। और ये आपका टूट गया आंशिक रूप से माइनस और ये आंशिक रूप से प्लस। तो क्या बनेगा? आर के जगह क्या लिए हैं? CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा आपका? CH2 क्या CH3 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो पहले से CH3 था, ये CH2 CH3 हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन आएगा इसके पास, और ये हो जाएगा आपका H और Br। तो इस तरीक़ा से आपका यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है? एथेन प्राप्त हो जाता है। तो जब भी अपचयन होता है, अपचयन से क्या बनता है हमारा? एल्केन प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से अपचयन को क्या किया जा सकता है? बताया जा सकता है। आप चाहेंगे तो बाद में सबको क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं, है ना, बनाने के पश्चात ये है ना, ये इस प्रकार से आप स्किप करके क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो सबको कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अन्य अभिक्रिया। आपके बुक में दिया गया है विशिष्ट अभिक्रिया या अन्य अभिक्रिया, हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारा क्या होता है? अन्य अभिक्रियाएँ। अन्य अभिक्रियाएँ के अंतर्गत दिया गया है। और ये पहला दिया है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आते रहता है। तो ये अन्य अभिक्रियाएं के अंतर्गत हम लोग को इसको पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट है हमारा अभिक्रियाएं। ठीक है। अब ये देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेंजीन ले लेते हैं और बेंजीन लेने के बाद ये हमारा क्या होता है भाई? बेंजीन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? बेंजीन। ठीक, बेंजीन लेने के पश्चात हम क्या करते हैं? इसको एल्किल, एल्किल मतलब क्या होता है हमारा? अभी जो पढ़ रहे हैं, और एक हैलाइड ले लेते हैं। तो ये हम लोग बेंजीन लिए, ठीक है। और ये क्या होता है? मेथिल क्लोराइड है हमारा, जो कि एक प्रकार से एल्किल हैलाइड है, हेलो एल्केन है। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं अभी उसका रासायनिक गुण को। तो मेथिल क्या ले लेते हैं हम लोग? क्लोराइड ले लेते हैं। तो मेथिल क्लोराइड ले करके जब इसको हम क्या करते हैं? ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं? क्रिया कराते हैं। तो ये लगभग जो है इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो इसमें क्या होता है आपका? ये वाला जो पोर्शन होता है प्लस वाला और ये माइनस वाला, ये क्या करता है? बेंजीन के किसी सिरे पर जाता है और बेंजीन के किसी सिरे पर जाके क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। कौन समूह? मेथिल समूह। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? CH3। और जहाँ से जुड़ता है आपको पता है कि हाइड्रोजन यहाँ से क्या होता है? जुड़ा रहता है। वहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो रिप्लेस करता है तो किसके साथ निकल जाता है आपका? HCl के साथ क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, या HCl के रूप में बाहर निकल जाता है। और ये हमको टाल्विन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? टाल्विन। मतलब ये वाला भाग जो है यहाँ पर गया और एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया और वहाँ पर जुड़ गया और हमको क्या जा जाता है? टाल्विन दे जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाता है आपका? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि जब बेंजीन को मेथिल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमको क्या होता है? एल्किल बेंजीन या टाल्विन क्या होता है? प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को बता सकते हैं। और ये पेपर में क्वेश्चन भी किया जाता है तो आप उसको लिख भी सकते हैं। दूसरा नंबर है हमारा समवयीकरण। क्या है हमारा? समवयीकरण। समवयीकरण का मतलब होता है आपका दो
हमारे बोल सकते हैं यौगिकों का अणु सूत्र समान होता है, बट संरचना सूत्र थोड़ा क्या होता है आपका अलग अलग होता है, तो वही आपका समवायीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं CH3 और ये CH2, और इसको हम कर देते हैं एक और CH2, और ये हमने ले लिया Cl। अभी 3 कार्बन है तो इसको बोलते हैं प्रोपिल, ठीक है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं भाई? प्रोपिल। तो ये हो गया आपका प्रोप YL, तो प्रोपिल, और Cl को क्या बोलते हैं आप? क्लोराइड बोलते हैं, तो प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। अब इस प्रोपिल क्लोराइड को अगर हम क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं, किसके साथ भाई? क्रिया काहे को कराना, इसमें हम लोग क्या करते हैं? समवायीकरण करते हैं, समवायवीकरण, ठीक है। आणविक पुनर्विन्यास यहाँ पर लिख देते हैं, आणविक पुनर्विन्यास होता है। आणविक पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है आपका? इसके अणु की स्थिति में क्या होता है हमारा? व्यवस्थित होना। यही आणविक क्या कहलाता है हमारा? पुनर्विन्यास, आणविक पुनर्विन्यास कहलाता है। तो ये जो आणविक पुनर्विन्यास होता है ना, तो ये जो क्लोरीन होता है इसकी स्थिति चेंज हो जाता है। तो CH3CH पहला नंबर से कहाँ चला जाता है? डायरेक्ट दूसरा नंबर में चला जाता है। तो इस तरीक़ा से Cl यहाँ आ गया और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो इसका नाम क्या हो जाता है? आइसोप्रोपिल, और ये हमारा क्या हो जाता है? क्लोराइड हो जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोपिल क्लोराइड जो है आणविक पुनर्विन्यास से किस में बदल रहा है? हमारा आइसोप्रोपिल क्लोराइड में बदल रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के समवायी कहलाएंगे, और ये प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका? समवायीकरण कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो यही हमारा क्या होता है? समवायीकरण होता है। खाली उसके जो है स्थिति में चेंज होना है ना, पहले वाला जो भी यौगिक दिया गया है, अगर उस यौगिक को हम क्या करते हैं? उनकी स्थिति में चेंज कर देते हैं, तो आप देखते हैं अणु सूत्र तो वही रहता है, बट संरचना सूत्र बदल जाता है। तो यही आपका समवायीकरण कहलाता है। तो इतना में आपका जो भी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो देख रहे थे, है ना, या विलोपन अभिक्रिया जो देखे, धातु के साथ क्रिया, अपचयन, अन्य अभिक्रिया, ये सब जो है हेलो एल्केन का, एल्किल हैलाइड का रासायनिक गुण था, जो हम लोग क्या कर चुके? पढ़ चुके, जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के तौर पर पेपर में क्या किया जाता है? पूछा जाता है। तो ये तो हो गया आपका रासायनिक गुण। उससे पहले भौतिक गुण देखे, बनाने की विधि देखे। अब थोड़ा सा कुछ आपके बुक में छोटी छोटी पॉइंट दिया गया है, उनसे भी आपको क्या कर सकता है? क्वेश्चन कर सकता है। तो उन क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं? देखते हुए क्या करते हैं? हम लोग चलते हैं। जैसे एक दिया है हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब हम बोल सकते हैं कि वह प्रकाश जो एक सीधी तल में, एक सीधी रेखा में या एक सीधी तल में क्या करता है? कंपन करता है। ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो यहाँ पर आप परिभाषा लिख सकते हैं। प्रश्न तो कम पूछता है, बट जानना जरूरी है। समतल ध्रुवित प्रकाश, है ना, समतल क्या देखना है हमको? ध्रुवित प्रकाश देखना है। समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है भाई? तो समतल ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जो एक सीधे तल में क्या करता है? आपका कंपन करता है। तो लिख सकते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है जो एक सीधे तल में कंपन करता है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश वही प्रकाश होता है जो एक सीधे तल में क्या करता है? कंपन करता है। समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से बता सकते हैं। और समतल ध्रुवित प्रकाश जिस कोण में क्या करता है? आपका घूर्णित करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवण कोण कहते हैं। तथा समतल ध्रुवित प्रकाश जिस कोण में क्या करता है? जिस कोण में घूर्णन करता है, घूर्णित होता है। तथा समतल ध्रुवित प्रकाश जिस कोण में घूर्णित होता है उसे ध्रुवण कोण कहते हैं। ध्रुवण
कोण कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुवण कोण कहते हैं। मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश मान लो चल रहा है और जिस कोण में क्या हो गया, वो मुड़ गया, वो आपका क्या कहलाता है? समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। है ना? समतल ध्रुवित जिसमें घूर्णन करता है वो ध्रुवण कहलाता है। और ध्रुवण कोण को मापने के लिए हम लोग जो है जिसका उपयोग करते हैं वो ध्रुवण मापी कहलाता है। तथा मापने के लिए उपयोग तथा ध्रुवण कोण को मापने के लिए ध्रुवण कोण को मापने के लिए ध्रुवण मापी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीक़ा से कुछ बातें हैं जो यहाँ से आप लिख सकते हैं। पहला कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है? तो समतल ध्रुवित प्रकाश वे प्रकाश होता है जो एक सीधे तल में कंपन करता है, सीधे रेख में गति करता है, बोल सकते हैं, है ना, उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश जिस कोण में घूर्णित होता है उसे ध्रुवण कोण कहते हैं। और ध्रुवण कोण को मापने के लिए हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं उसे ध्रुवण मापी कहते हैं। तो इस तरीक़ा से कुछ चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं, बताया जा सकता है भाई। तो ये इतना ही है। आगे हमारा दिया है थोड़ा सा ध्रुवण घूर्णता। क्या दिया हमारा? ध्रुवण घूर्णता। ध्रुवण घूर्णता क्या होता है? तो हम जानते हैं कि आपका जो भी हमारा समतल ध्रुवित जो प्रकाश होता है वो क्या करता है, आपका एक सीधी तल में क्या करता है, कंपन करता है। जब वो किसी यौगिक पर क्या होता है, पड़ता है, तो वो यौगिक उसको क्या करता है, दो भागों में क्या कर देता है, उसको घुमा देता है ना, उसको घूर्णन कहते हैं, है ना। और ये जब किसी पड़ता है तो वो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को दो भागों में घुमाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करता है उन्हें प्रकाशी सक्रिय ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। तथा यौगिक के समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करना क्या कहलाता है? आपका ध्रुवण कहलाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई यौगिक होता है जो उस पर पड़ने वाले जो क्या होते हैं, जो समतल ध्रुवित जो प्रकाश होते हैं उसको क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। तो ऐसे जो यौगिक होते हैं उस यौगिक को क्या बोलते हैं? ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। मान लो एक पेन एक यौगिक है, तो ये क्या करता है, इस पर पड़ने वाला जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है उस समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या कर देता है, घुमा देता है। जब इस पर समतल ध्रुवित प्रकाश पड़ता है तो ये उसको क्या कर देता है, घूर्णित कर देता है, घुमा देता है। तो ये जो यौगिक होता है इस यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवण घूर्णन यौगिक कहते हैं। और इस यौगिक के द्वारा उस समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने का जो गुण होता है वो आपका क्या कहलाता है, ध्रुवण घूर्णकता के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। अब कोई वस्तु पर या कुछ यौगिक पर जब समतल ध्रुवित प्रकाश क्या करता है, पड़ता है, तो ये वस्तु उसको दो प्रकार से क्या कर सकता है, घुमा सकता है। एक उसको क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। यदि इस वस्तु पर मान लो हमारा क्या है, वस्तु है, और इस वस्तु पर क्या होता है, हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश जब पड़ता है, समतल ध्रुवित जो क्या है हमारा प्रकाश है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश की क्या करता है, इस पर पड़ता है, तो ये जो यौगिक है या ये जो वस्तु है, ये वस्तु उसको दो तरीक़ा से घुमा सकता है। एक अपने घड़ी की दिशा में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, और ऐसे बोलते हैं तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटोरी कहते हैं, और इसको डी से दर्शाते हैं। और अगर इसको ये क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, इसको अगर घुमा देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जो है वाम घूर्णक या लियो रोटेटरी बोलते हैं, लियो रोटेटोरी, है ना, कहा जाता है, जिसको हम लोग एल से दर्शाते हैं। तो कोई यौगिक होता है, उस यौगिक पर जब समतल ध्रुवित प्रकाश पड़ता है तो वह यौगिक क्या करता है, उसको दो भागों में घूर्णन करा सकता है। एक क्लॉकवाइज जिसको हम लोग दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं या अंग्रेजी में डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और इसको डी से दर्शाते हैं, डी रूप से प्रदर्शित करते हैं, हाँ। और यदि ये वस्तु समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, उस स्थिति में उसको वामा ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, और अंग्रेजी में उसको लेवो रोटेटरी कहते हैं, और उसको एल रूप से भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको डी एल समवायी या प्रकाश समवायी के भी नाम से
जानते हैं या कहते हैं, और ये घटना आपका क्या कहलाता है, आपका प्रकाशीय समवयता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन, जैसे ध्रुवण घूर्णकता क्या है और ध्रुवण घूर्णक यौगिक क्या है, तो आप बता सकते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश जब किसी यौगिक पर पड़ता है तो वह यौगिक उस समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या कर देता है, घूर्णित कर देता है। तो उस यौगिक को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। और उस यौगिक का यह गुण जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या कर देता है, घुमा देता है, ध्रुवण घूर्णकता कहलाता है ना। और जब किसी वस्तु पर समतल ध्रुवित प्रकाश पड़ता है तो वह उसको दो तरीक़ा से घुमाता है, क्लॉकवाइज जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, या हम लोग बोल सकते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसे वाम ध्रुवण घूर्णक, और बोल सकते हैं आपका लियो रोटेटरी। इस कारण से इसे डी और एल रूप के नाम से या समोई के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, या इसी को प्रकाशीय समवयता के भी नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ पॉइंट है इसके अंतर्गत जो हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। ओके, उसके बाद दिया है आपका आणविक असममितता, किरेल और प्रतिबिंब, ये दिया गया है। तो ये हमको थोड़ा सा क्या करना है, इसमें देखना है कैसा है, क्या है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका छोटी छोटी बातें दिया गया है। आपका असम्मित क्या होता है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि असम्मित मतलब होता है असम्मित। असम्मित का मतलब होता है अगर किसी, यदि कार्बन की चारों संयोजकता, है ना। असम्मित का मतलब क्या होता है भाई, असम्मित का मतलब होता है कार्बन की अगर चारों संयोजकता, किसकी संयोजकता, कार्बन की चारों संयोजकता, कार्बन की चार संयोजकता होता है, हमको पता है, पहले हम बता चुके हैं। तो कार्बन की चारों संयोजकता, चारों संयोजकता संयोजकता यदि है ना अलग अलग समूह से, है ना, पूर्ण होता है, अलग अलग समूह से पूर्ण होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, असम्मित क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं, असम्मित कार्बन कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारी कार्बन है, मान लो एक ए वाला है, एक बी वाला है, एक सी वाला है और एक क्या है, डी वाला है। तो कार्बन की चारों संयोजकता अगर अलग अलग समूह से कंप्लीट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, असम्मित कार्बन कहते हैं, या असम्मित कार्बन परमाणु कहते हैं। और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्या करना है, देखना है। जैसे सममिति अक्ष दिया है आपका, एक क्या दिया है, सममिति अक्ष। तो किसी वस्तु या यौगिक का वह अक्ष जिस पर उसे घुमाने पर वही रूप क्या होता है, प्राप्त होता है, उसके मूल रूप पर अध्यारोपित हो जाता है, उसे हम सममिति अक्ष कहते हैं, है ना। तो कोई वस्तु है, अगर हम क्या करते हैं, उनके जो भी अक्ष है उस पर क्या करते हैं, घुमाते हैं, और उसका जो भी हमारा क्या बनता है, आपका रूप बनता है, वो रूप या प्रतिबिंब जो रूप होता है वो अपने पुराने प्रतिबिंब रूप में अध्यारोपित हो जाते हैं। मतलब कोई यौगिक है जो अपने प्रतिबिंब में क्या होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, मूल रूप में अध्यारोपित हो जाते हैं, उसको हम लोग सममिति अक्ष कहते हैं। और जो नहीं होते हैं वो सममिति। और क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का वह काल्पनिक बिंदु जिस पर एक सरल रेखा खींचने पर उस बिंदु को दोनों ओर स्थिर समूह समान दूरी पर पाए जाते हैं, सममिति केंद्र कहलाते हैं। मतलब कोई वस्तु के बीच क्या करते हैं हम लोग, एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, तो वो उसको दो बराबर भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, या उस सममिति रेखा के दोनों ओर जो भी परमाणु होते हैं वो समान दूरी पर पाए जाते हैं, तो वो खींचा गया आपका जो केंद्र होते हैं उसे सममिति केंद्र के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पर मान लो एक वस्तु है, यहाँ पर एक बिंदु मानते हैं और एक काल्पनिक रेखा इस प्रकार से क्या कर देते हैं, खींच देते हैं। इस प्रकार से काल्पनिक रेखा क्या करते हैं हम लोग, खींचते हैं। ये हो गया हमारा। और इस प्रकार से खींचते हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस वस्तु के दो भाग जो कि बराबर बराबर अवस्था में क्या चुका है, बढ़ चुका है। तो ये जो खींचा गया या आपका लिया गया जो बिंदु होता है वही केंद्र बिंदु कहलाता है ना, या सममित केंद्र कहलाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको कर सकता है, किरेल या किरेलता किसे कहते हैं, किरेल या किरेलता किसे कहते हैं। किरेल का मतलब होता है कि वे वस्तुएं या वे यौगिक, है ना, जिनको अगर दर्पण प्रतिबिंब, मतलब दर्पण के सामने क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, किरेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसको किरेल कहते हैं। मतलब वे वस्तु या यौगिक जिनको
दर्पण के सामने क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, किरेल कहते हैं। और उसके ये गुण जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, किरेलता कहलाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे हम लोग दर्पण के सामने क्या होते हैं, खड़ा होते हैं, तो हमारा जो क्या होता है, जो मान लो हमारे पास इस तरह पैकेट है, उसमें पेन रखा हुआ है, तो दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो जो पैकेट होता है वो इस साइड दिखाई देता है, मतलब हम अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, सेम टू सेम नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पैकेट होता है वो इस साइड से इस साइड दिखाई देता है। तो उसको बोलते हैं कि वो दर्पण प्रतिबिंब पर सेम टू सेम नहीं है, बल्कि उसमें कुछ चेंजिंग क्या होता है आपको देखने को मिलता है, तो वो आपका क्या होता है, किरेल कहलाता है। तो वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, किरेल। और इसके यह गुण क्या कहलाता है आपका, किरेलता कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, कप ले लेते हैं, ये हमारा चाय पीने का मान लो कप है, और इसमें क्या है, हमारा हैंडल लगा हुआ है ऐसा करके पकड़ने का। इसको अगर हम दर्पण के सामने क्या करते हैं, अगर रख देते हैं, तो रख देने से क्या होता है, आपका हैंडल इस प्रकार से दिखता है। तो देखो दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहा है हमारा, एक का हैंडल इस तरफ है, एक का हैंडल इस तरफ है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, किरेल कहलाएंगे, क्योंकि ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। हाथ का पंजा भी आप रख सकते हैं इसमें, तो ये हो गया आपका किरेल। तो वे वस्तु या वे यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, किरेल कहते हैं। और ये गुण क्या कहलाता है आपका, किरेलता कहलाता है। इसी में हम लिख सकते हैं आगे कि वे वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अकिरेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अकिरेल कहते हैं। तो अकिरेल का उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं, जैसे इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये आपका बिना हैंडल के आप क्या ले लेते हैं, कप ले लेते हैं, तो आप देखें वहाँ पर तो दोनों कप क्या होता है, सेम टू सेम दिखाई देता है, इधर भी और इधर भी। ये क्या होता है, हमारे अकिरेल होते हैं। कैसे होते हैं ये, अकिरेल होते हैं, जो अपने दर्पण प्रतिबिंब के जैसा ही दिखाई देते हैं। जैसे ओ है तो इधर भी ओ दिखेगा, है ना। इसी प्रकार ए है तो ये भी वैसी ही क्या करेगा, दिखेगा, है ना। डब्लू है तो डब्लू भी वैसा ही क्या करेगा, आपका दिखेगा। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, अकिरेल होते हैं, जो अपने दर्पण प्रतिबिंब के जैसा ही दिखाई देते हैं, है ना। जैसे होते हैं वैसे ही उसमें बनते हैं। तो ये आपका हो जाता है किरेल और अकिरेल। इसको भी आपको देखना है ना, किरेल किसे कहते हैं, तो वे वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उन्हें अकिरेल कहते हैं, और जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं उन्हें किरेल के नाम अकिरेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और भी कुछ कुछ बातें हैं, जैसे प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब रूप क्या होता है, इसी टाइप का है। प्रतिबिंब रूप किसे कहते हैं भाई, तो वे त्रिबिंब समावयी जिसमें दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उसे प्रतिबिंब या एनसियोमर के नाम से जानते हैं। मतलब वे समवायी बोल रहे हैं जिनके दर्पण प्रतिबिंब, जिनके दर्पण जो प्रतिबिंब होता है, दर्पण पर बना प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होते हैं एक दूसरे पर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब रूप के नाम से जानते हैं। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसी प्रकार एक रेसेपिक मिक्सचर या रेसेमीकरण कहलाता है। प्रकाशी समाई दर्शाने वाले यौगिक में दो प्रतिबिंब रूपों को समान अनुपात में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो प्राप्त मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, आपका रेसेपिक मिश्रण कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, प्रकाशी समायता क्या होता है, दर्पण के सामने जो भी आपका क्या बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वही हमारा प्रकाशी समायता को शो करता है। तो यदि हम दो जो है प्रकाशी समायता या दो प्रतिबिंब, प्रकाशी समायता दर्शाने वाले दो प्रतिबिंबों को एक साथ क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो मिलाने से जो भी हमारा आपका वहाँ से मिक्सचर प्राप्त होता है वो रेसेमिक मिश्रण कहलाता है। और इस प्रकार से रेसेमिक मिश्रण को बता सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 ब्रोमो प्रोपेनिक अम्ल लेते हैं तो उनके दो प्रतिबिंब को आपस में मिला देने से रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, प्राप्त होता है। और एक लास्ट है रेसेमीकरण। तो किसी प्रतिबिंब रूप के रेसेमिक मिश्रण में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पर रेसेमीकरण कहते हैं। तो इस तरीक़ा से कुछ कुछ बातें हैं जो बातें आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इतना में हमारा हेलो एल्केन क्या होता है, समाप्त होता है। आने वाला जो क्लास है उसमें हम लोग जो है हेलो एरिन से रिलेटेड क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और फिर 1 दिन या 2 दिन में आपका लेसन फिर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।